नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। कोरोना के मामलों को लेकर चर्चा की गई। वहीं 5 राज्यों जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं, उस पर पीएम ने रिपोर्ट लिया है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कैबिनेट सचिव, आईसीएमआर के सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिस तरह से कोरोना का संकट लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इस पर चर्चा की गई है। आपको बता दें, आगे आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत होने वाली है, जिसमें इस बात को लेकर चर्चा की जानी है कि आखिर देश में कोरोना संक्रमितों के मामले जो लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उसको रोका कैसे जाए। हिमांशु मिश्रा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं इस बैठक में। और क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं हिमांशु? देखिए चित्रा, मैं बता दूं, इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ये कहा है कि वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर दिल्ली के मुख्यमंत्री, एलजी और निगमों के जो कमिश्नर हैं और जो मेयर हैं उनके साथ बैठक करें और दिल्ली की सिचुएशन को लेकर जो है वो देखना होगा कैसे रोका जा सकता है। एक बड़ी सलाह प्रधानमंत्री ने दी है और उसी को देखते हुए कल गृह मंत्री अमित शाह ने जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है और एक जो कमेटी गठित की गई है उसको लिए भी। तो क्या सबसे ज्यादा हिमांशु फोकस राजधानी दिल्ली को लेकर ही था इस बैठक में? देखिए, बैठक के अंदर जो फोकस है वो दिल्ली पे नहीं था, लेकिन 5 राज्य जहां से सबसे ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि इन 5 राज्यों के अंदर 67% से ज्यादा केसेस जो हैं वो निकल रहे हैं। और पिछले 1 महीने से सरकार की नजर है इन 5 राज्यों में, जिनमें दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये वो स्टेट है जहां सबसे ज्यादा केसेस निकले हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा फोकस सरकार का ये है। और ये कहा जा सकता है कि 16-17 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है, उनमें भी ये देखा जाएगा, इन स्टेट्स को लेकर ज्यादा फोकस रहेगा। इससे पहले हेल्थ मिनिस्टर्स ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग की थी, जिसमें 50 देश के 50 ऐसे शहर हैं जहां सबसे ज्यादा केसेस निकले गए हैं, उसकी भी लिस्ट प्रिपेयर कर ली गई है। ये बहुत अहम जानकारी हिमांशु आप दे रहे हैं। 5 राज्य ऐसे जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, उसको लेकर खास तौर से चर्चा की गई है। उसमें राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र का भी जिक्र हुआ। लेकिन कल गृह मंत्री दिन में 11 बजे दिल्ली के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बैठक करने वाले हैं और शाम को एमसीडी के तमाम लोगों के साथ भी उनकी बैठक प्रस्तावित है। इसके बारे में और क्या जानकारी हिमांशु आप देंगे? देखिए, कल गृह मंत्री ये कह सकते हैं कि 2 बैठकें करने वाले हैं दिल्ली को लेकर। दिल्ली के हालात जिस तरीके से, ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कल 2100 से ज्यादा लोगों की संख्या आई थी और ये जो नतीजे हैं ये चौंकाने वाले हैं। और प्रधानमंत्री की खुद की नजर और प्रधानमंत्री की सलाह है कि गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो बैठक करें दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और तीनों मेयर्स के साथ और देखें कि क्या हालात है और किस तरीके से जो है हालात के ऊपर काबू रखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज जो बैठक हुई है उसमें जिन स्टेट्स के अंदर, जिन जिलों के अंदर कोरोना वायरस को, संक्रमण को रोकने के लिए सरकार और लोगों ने जागरूकता अभियान चलाए हैं, उनका भी प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बैठक बुलाई और सभी को निर्देश दिए गए। जिस तरह की स्थिति इस वक्त पूरे देश में, खासतौर से उन 5 राज्यों में जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो पूरे देश के लिए चिंता का सबब इस वक्त बने हुए हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है, हालात बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 36,000 के पार जा चुका है। अब कोरोना दिल्ली वालों के दिलों में पहले से ज्यादा दहशत भर रहा है। दिल्ली पर कोरोना का भयानक कहर बरपा है। 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या 2000 के पार चली गई है। बाकी शहरों की अपेक्षा दिल्ली में कोरोना केस के डबल होने की रफ्तार तेज है। स्थितियां बिगड़ती ही जा रही हैं और इन बिगड़ी हुई स्थितियों ने दिल्ली वालों के दिलों में दहशत भर दी है। तेज दौड़ती दिल्ली में कोरोना के मामले भी तेजी से रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मामलों का सामने आना ये बताता है कि आने वाले दिनों में देश की राजधानी में हालात किस तरह से बिगड़ सकते हैं।
दिल्ली कोरोना कैपिटल बनती जा रही है। दिल्ली में संक्रमण कैसे रुके, इस बात पर बातचीत करने के लिए कल सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, होम सेक्रेटरी, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और एम्स के डायरेक्टर साथ बैठकर बातचीत करेंगे। संभव है कि इस बातचीत से कोई ऐसा हल निकले जो दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने में मददगार हो। इस समय दिल्ली के लोगों का कहना है कि जब वो अस्पताल जाते हैं तो उन्हें बेड नहीं मिलता, जब टेस्ट कराने जाते हैं तो 3-4 दिन के बाद की डेट मिलती है। दिल्ली सरकार और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो एक कमेटी बनाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि दिल्ली में लोगों का इलाज किस तरह से किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन दिल्ली सरकार बार बार लगातार कह रही है कि तैयारी पूरी है, घबराने की जरूरत नहीं है, बेड के इंतजाम समय से पहले कर लिए जाएंगे। जैसे हमने प्रोजेक्शंस हैं, जो एक्सपर्ट्स ने प्रोजेक्शंस करके दिए हैं, उसके हिसाब से हम बिल्कुल चल रहे हैं और हमारा टारगेट है कि जो 30 जून की प्रोजेक्शन है उसकी तैयारी हम 20 जून तक कर लेंगे पूरी, और जो 15 जुलाई की तैयारी है उसको हम 30 जून तक कर लेंगे। सरकार के दावे अपनी जगह हैं, मगर दिल्ली के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना का संक्रमण पहले से ज्यादा खतरनाक, पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो चला है। दिल्ली से कमलजीत संधू और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो देखा आपने, एक तरफ दिल्ली में कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं और वहीं दूसरी ओर अस्पतालों की लापरवाही लगातार जारी है। कोरोना के संक्रमण ने दिल्ली के अस्पतालों की कलई खोलकर रख दी है। एलएनजेपी अस्पताल से जो कहानी सामने आई वो देखेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा भी हो सकता है। पूरा दिन सर हम लगे रहे, हमसे कहीं बेड अरेंज नहीं हो पाया। उन्होंने फिर ये बोला मैं कि सर वो तो आपके फादर 10:30 बजे एक्सपायर कर गए। वजीर नगर के इस लड़के के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, वो बीमार थे। 2 जून को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। पूरा परिवार 2 जून को अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा। सुबह से रात हो गई, अस्पतालों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। बहुत मशक्कत के बाद साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां से एलएनजेपी भेज दिया गया। पूरा दिन सर हम लगे रहे, हमसे कहीं बेड अरेंज नहीं हो पाया। दिल्ली सरकार की ऐप हमने देखी तो वैकेंट तो थे बेड कई सारे हॉस्पिटल्स में। हम जाके पर्सनल भी मिले हैं, कॉल भी किया है, लेकिन सबने बेड ना होने का मना कर दिया। लेकिन लापरवाहियों का तो एक लंबा सिलसिला था। अस्पताल ने एक बार भी नहीं बताया कि सनी के पिता कैसे हैं। बेटा फोन करता रहा, पूछता रहा, अस्पताल के लोग टालते रहे और 6 जून को जब पिता का हाल जानने के लिए बेटे ने दोपहर में फोन किया तो मालूम चला कि पिता तो सुबह ही गुजर चुके हैं। दोपहर को करीब 2 दिन बाद हमने फ़ोन किया उनको कि ऐसे मैम अभी उनको वेंटिलेटर दिया गया है, नहीं दिया गया है, डायलिसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हो रहा था पापा की बॉडी के अंदर, उन्होंने फिर ये बोला मैं कि सर वो तो आपके फादर 10:30 बजे एक्सपायर कर गए। रोने लगा मैं, तो गिड़गिड़ा रहा था, मैडम अब आगे कार्रवाई क्या करनी पड़ेगी, मैं कैसे करना पड़ेगा, ये हो कैसे गया, आपने दवाई क्या दी उनको, किस डॉक्टर ने इलाज किया, वो इन्फॉर्मेशन सर उन्होंने कुछ नहीं दी। मैं तुरंत हम लोग वहाँ एलएनजेपी हॉस्पिटल गए, कोई सर हमें वहाँ इंटरटेन कर ही नहीं रहा है सर वहाँ पे। इसके बाद शुरू हुई शव लेने की मशक्कत। पूरा परिवार एलएनजेपी के चक्कर लगाता रहा। बहुत बुरी स्थिति के बावजूद किसी तरह से बेटे ने पिता के शव को पहचाना। उसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। पंडित ने बोला कि आप फादर की बॉडी ले आइए, तो एम्बुलेंस वाले के पास गए, भैया संतराम जी की बॉडी दे दीजिए। तो एम्बुलेंस वाला ही सर अंदर गया, एम्बुलेंस के अंदर उसने बॉडी खिसकाई आगे और उस बॉडी को हमने सपोर्ट करके, हम मेरे भाई ने और हमने सपोर्ट करके हम फिर उठा के चिता पे रख दी। लेकिन पिता का अंतिम संस्कार करके परिवार जब लौटने लगा तब एलएनजेपी की लापरवाही की इंतहा सामने आई। सोचिए कैसा भयावह पल रहा होगा उस परिवार के लिए जिसे अंतिम समय अपने परिजन का चेहरा नहीं देखने दिया गया और भूलवश उन्होंने किसी दूसरी महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। अब जरा उस आदमी की तकलीफ सुनिए जिसे अपनी मां का अंतिम संस्कार भी करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि अस्पताल की लापरवाही की वजह से इसी परिवार ने मुकेश की मां का अंतिम संस्कार कर दिया था। सर मैं कैसे कह दूं, मेरी मम्मी थी वो। जब मैंने ना उनकी शक्ल देखी ना कुछ देखी, और वो जब पता भी नहीं कि सर वो शरीर जो था वो मेल था कि फीमेल था, जब देखा ही नहीं तो कैसे कह दूं मैं सर अभी तक मेरी मम्मी का शरीर मुझे मिला नहीं है। मैं सच बताऊं तो सर अभी तक नहीं मिला मेरे को, और अभी तक सर मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी क्या करूँ सर। सवाल यह है कि अस्पतालों में शव कैसे बदल जा रहे हैं। परिजनों को देर से क्यों पता चल रहा है कि उनका मरीज जिंदा भी है या नहीं रहा, और इन लापरवाहियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। देवांशु तोमर, दिल्ली आज तक।
बेबसी भरे ये आंसू इस देश के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, खासतौर से राजधानी दिल्ली में जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा इस वक्त कहां जा पहुंचा है, उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक हुई है जिसमें 5 राज्यों का जिक्र किया गया जहां पर कोरोना संक्रमितों की सबसे ज्यादा तादाद है। लेकिन देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं देश के कुल आंकड़े। देखिए, कोरोना वायरस के 3,08,993 कुल केस अब तक हिंदुस्तान में सामने आए हैं। वहीं अब तक 8,884 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि ठीक होने वाले लोगों की भी बड़ी तादाद है। 1,54,330 लोग ठीक हुए हैं, कोरोना को मात देकर अपने अपने घरों में वापस जा चुके हैं। राज्यों के हिसाब से बात करें, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। महाराष्ट्र जो चिंता का सबब बना हुआ है, वहां पर कुल केस आपने देखे। वहीं तमिलनाडु यहाँ पर देखिए 42,687 कुल केस, 397 लोगों की जान गई है तमिलनाडु में और 23,409 लोग ठीक हुए हैं। राजधानी दिल्ली 36,824 कुल केस, 13,398 ठीक हुए हैं। 1,214 लोगों की दिल्ली में जान जा चुकी है। गुजरात में 22,527 कुल केस, 15,493 ठीक हुए हैं। 1,415 लोगों की जान गई है। गुजरात का यह आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। वो बड़े राज्य जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले, 12,068 कुल केस। राजस्थान से 8,898 ठीक हुए हैं। 272 लोगों की राजस्थान में कोरोना के कारण जान गई है। यूपी में आप देख रहे हैं 12,616 कुल केस, 7,609 लोग ठीक हुए हैं। 365 लोगों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश का ये बड़ा आंकड़ा आपने देखा। कुल मिलाकर देश के ये तमाम वो राज्य हैं जो परेशानी का सबब पूरे देश के लिए बने हुए हैं। इसी को लेकर अब से थोड़ी देर पहले मंथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 5 बड़े राज्यों जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उनको लेकर चर्चा की गई है। उधर मशीन कोई भी हो, उसे किसी ना किसी को तो चलाना ही पड़ता है, अपने आप तो वो चलती नहीं है। अब कोरोना से आगे बढ़ते हुए कुछ और दूसरी खबरों का हम रुख कर लेते हैं। दरअसल ऐसी तस्वीर सामने आई है जिनमें कुछ मशीनें अपने आप चलती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर दहशत मचाकर रखी हुई है। आप भी देखिए ये अजीबोगरीब तस्वीर। रात के अंधेरे में एक सुनसान पार्क के ऊपर जिम में अजीब सी हलचल। वो इंसान नहीं, लेकिन पार्क में जारी है कसरत। मशीनों में खुद ब खुद हो रही है हलचल। मशीनों को चला रही है कोई अदृश्य ताकत। आधी रात को पार्क में अपने आप हिलती डुलती इन मशीनों को जिसने देखा, उनके होश उड़ गए। मशीनों की हलचल ठीक वैसे जैसे कोई इन पर बैठकर कसरत कर रहा हो, लेकिन कसरत करने वाला वो शख्स कौन है ये कोई देख नहीं पा रहा। मशीन के हैंडल पूरी ताकत से ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं और ये हलचल लगातार चल रही है। देखते ही देखते चारों ओर खबर फैल गई। पार्क के रखवाले, माली सब जमा हो गए। पुलिस भी बुला ली गई, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि मशीनें अपने आप कैसे चल रही हैं। ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। पुलिस वाले भी ये मंजर देखकर हैरान हैं। वो खुद भी हैरान करने वाली इन तस्वीरों का वीडियो बनाने लगे। लोग अपने अपने तरीके से इसका मतलब भी निकालने लगे। किसी को ये भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है, किसी को अदृश्य ताकत का खेल लग रहा है, तो कोई दहशत में कुछ सोच ही नहीं पा रहा। इस घटना का वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर मशीनों की अपने आप हरकतें देख लोग अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन सच क्या है, सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वालों को पता नहीं। भूतिया कही जा रही इन मशीनों के सच से आज तक जल्द पर्दा उठाने वाला है। झांसी से अमित श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। पार्क में अपने आप हिलती डुलती मशीनों की तस्वीरें आपने देख ली। आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये क्या बला है। आज तक ने वायरल हो रहे इस वीडियो की पूरी पड़ताल की है और जो सच्चाई निकलकर सामने आई, यकीन मानिए वो आपकी आंखें खोल देगी। देखिए। हैरान करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।
कोई इसे दिल्ली के जापानी पार्क का वीडियो बता रहा है, कोई भोपाल का, तो कोई कुछ और। तो सबसे पहला ये सच जान लीजिए कि ये पार्क ना तो दिल्ली का है ना भोपाल का, ये झांसी का काशीराम पार्क है। इसी पार्क के एक हिस्से में ओपन जिम बनाया गया है। वायरल वीडियो में जो मशीनें आप हिलती डुलती देख रहे हैं वो इसी पार्क की है। रात के अंधेरे का वीडियो वायरल होने के बाद दिन के उजाले में पार्क में हलचल तेज हो गई। हमारी टीम ने सबसे पहले बात की इस पार्क के चौकीदार ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश भी वायरल वीडियो की खबर से वाकिफ है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये मशीनें क्यों खुद ब खुद हिल डुल रही हैं। हमें तो बाबू कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अब अपने आप हल रहा है, भूत है कि क्या है, अब हम इस मामले में जानते नहीं है। हल जरूर रहा है। रात में पुलिस पहुंची थी तो दिन में प्रशासन के अफसर और नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और एक एक मशीन का मुआयना किया। लोगों ने भी उन मशीनों को खुद बैठकर चलाया जो वीडियो में अपने आप चलती दिख रही थी, लेकिन किसी को कोई अदृश्य ताकत या कुछ भी अजीबोगरीब होने का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब नगर निगम के इंजीनियरों ने मशीनों का निरीक्षण किया तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई। मशीन का जो जितना ये मूवमेंट है ये बेरिंग्स की वजह से है। इसके टॉप में यदि हम देखेंगे तो इसमें बेरिंग्स हैं, तो ये जो बेरिंग्स फ्री होने की वजह से इसका मूवमेंट हो रहा है। तो इसको जब बेरिंग्स कस दी जाएंगी ये तब ये फोर्सफुली अपने जो है नेचुरल उसमें कंडीशन में आ जाएंगी। केवल बेरिंग फ्री होने की वजह से ऐसा हो रहा है, कोई विशेष और कोई असामान्य कारण नहीं है। तो पूरा माजरा कुछ ऐसा है। लॉकडाउन के दौरान पार्क 2.5 महीने से बंद पड़ा था। करीब 2.5 महीने से जिम की मशीनें इस्तेमाल नहीं हुई थी। बंद पड़ी होने से मशीनों के बॉल बेयरिंग और स्प्रिंग ढीले पड़ गए। एक बार धक्का देने पर ढीली स्प्रिंग के चलते मशीनें देर तक चलती रहीं। रात के वक्त किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अभी एक्सपर्ट जो जिनने लगाई है मशीन, उनसे बात हुई है, मंडे को आएंगे और इसको मशीन को देख के उसके बाद जो इसमें थोड़ी बहुत बेरिंग की प्रॉब्लम है वो सही कर देंगे। सच्चाई का खुलासा होने पर झांसी के लोगों ने भी राहत की सांस ली। दहशत में क्या है कि जैसे कोरोना चल रहा है उसी हिसाब से लोग दहशत में तो रहेंगे, यार ऐसा क्या हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सब साफ सुथरा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। केवल अफवाह है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो भूत प्रेत, कोई अदृश्य ताकत या कुछ और नहीं, बल्कि एक तकनीकी दिक्कत के चलते ये मशीनें अपने आप चल रही थी। इसलिए सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों पर यकीन करने से पहले आप भी 100 बार तस्दीक जरूर कर लें। झांसी से अमित श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो तकनीकी खामी की वजह से यह मशीन हिलडुल रही थी, आपने तस्वीरें देख ली। आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण खबर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के भदेठी गांव में बच्चों के बीच मामूली कहासुनी हुई, लेकिन बच्चों की इस लड़ाई ने सांप्रदायिक रंग ले लिया और फिर कहासुनी 2 समुदायों के बीच बड़े विवाद में बदल गई। भीड़ ने दलितों की बस्ती पर हमला किया और फिर बस्ती को फूंक दिया गया। बस्ती उजाड़ दी गई, एक एक कर तमाम घरों को फूंक डाला गया। 200 की भीड़ ने पहले गांव को घेरा, घरों से निकालकर मारपीट की। इतने से दिल नहीं भरा तो आग लगा दी गई। भैंस बकरी चराने को लेकर बच्चों की लड़ाई में 2 संप्रदायों के बीच तनाव भड़का। आरोप है कि गांव के प्रधान और उसके लड़कों की शह पर लाठी डंडों से लैस भीड़ ने दलित बस्ती पर हमला कर दिया। सर वो बच्चे भैंस चराने गए थे, वहाँ मारपीट किए। उसके बाद आए, हम लोग गए वहाँ पे, दोबारा हम लोग 3-4 जन गए वहाँ पे। उसके बाद वहाँ सुलह हो गया। फिर इसके बाद वहाँ से 5-6-7 प्रधान और प्रधान के लड़के उड़के सब आ गए। फिर आने के बाद यहाँ पे आके मारपीट कर लिए। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ सुलह कर लिए। फिर इसके बाद वहाँ चले गए। फिर वहाँ 10-15-20 आदमी आ गए धीरे धीरे, ऐसे बढ़ते बढ़ते कब 200 के आदमी आ गए। इसी में हो गए मारपीट। फिर मारपीट करने के बाद आग लगा दिए। 2 संप्रदायों के बीच बवाल की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई। 37 लोग दबोचे गए, 57 नामजद आरोपी बनाए गए और 100 अज्ञात लोगों की तलाश जारी है। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और रासुका लगाया गया है। हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग इस घटना के अंदर सम्मिलित थे उनमें एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 35 अरेस्ट अब तक हो चुकी हैं और दबिशें दी जा रही है। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल कैंप किए हुए हैं।
दलितों के जले हुए मकानों को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से फंड देने का निर्देश दिया गया। वहीं अब इस पर सियासत भी सुलग गई है। आरोपियों में एसपी नेता जावेद सिद्दीकी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में एसपी नेता इस मामले में मास्टरमाइंड बनाए गए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में आई है तब से लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। जातीय दंगे भी हो रहे हैं और समुदाय के भी आपस में मारपीट हो रही। क्यों? इसकी जिम्मेदार सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उधर इस पूरे मामले पर 37 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ जारी है। आगे बढ़ते हुए बात अब सेना के 333 नए अफसरों की करेंगे, जिनका देहरादून के आईएमए में पासिंग आउट समारोह हुआ। देश के 333 युवा योद्धा भारतीय सेना का हिस्सा बने। कोरोना की चुनौती के बीच ये जाबाज हर तरह से देश की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। इनका जोश देखकर आप यकीन कर सकते हैं कि देश के निगहबान मजबूत हैं और देश महफूज हाथों में है। आईएमए पासिंग आउट परेड के दौरान आर्मी चीफ से बातचीत की आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने। सेना हमेशा हर मोर्चे पर तैयार होती है। इस वक्त सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे देहरादून में युवा अधिकारियों का हौसला बढ़ाने आए हैं। जनरल साहब, अलग तरह के हालात हैं, कोविड की महामारी के बीच में अपने ट्रेनिंग कराई है, किस तरह से ये हो पाया पासिंग आउट? कोविड के वजह से हमें कई कठिनाई सामने आए, मुश्किलातें सामने आए, जो प्रिकॉशन लेने पर पड़े, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उसके वजह से तकरीबन 2.5-3 महीने का जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो इन 3 महीने में, जो कि बहुत से इम्पॉर्टेंट महीने होते हैं, जहां फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल कैंप होता है, वो सारा हमें मॉडिफाई करके अलग तरीके से करना पड़ा। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हम कमांडेंट आईएमए जनरल नेगी साहब और उनकी टीम ने बहुत अच्छी प्रक्रिया की, सिलेबस को मॉडिफाई किया, ट्रेनिंग के तरतीब को मॉडिफाई किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।